हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव शुरू। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 10 सालों के अंतराल के बाद वहाँ फिर से चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इससे पहले आप सबको पता होगा कि जब आर्टिकल 370 हटाया गया 2019 में, उसके बाद से लेकर के आज तक वहाँ कोई चुनाव नहीं हुए थे। तो पहली बार है जब वहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। बात करते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। समझिए, हुआ क्या कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि सितंबर 2024 में वहां पर विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, और आप सबको पता ही है आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिक्लेरेशन आया, उसके बाद वहां की कई सारी रीजनल पार्टीज ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो मतलब होता है एक घोषणा पत्र जिसमें ये बातें लिखी होती हैं कि अगर कोई पार्टी जीत करके आती है या उनकी सरकार बनती है तो अपने कार्यकाल में कौन कौन से काम करेगी। तो ये बातों का उसमें ब्यौरा होता है, डिटेल होता है। इसी क्रम में एक रीजनल पार्टी वहां की, जिसका नाम है JKNC, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और उसमें प्रॉमिस किया, प्रोमिसेस टू रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। यस, उसमें उन्होंने ये वादा किया कि अगर उनकी पार्टी जीत करके आती है, उनकी सरकार बनती है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 370 को फिर से जम्मू एंड कश्मीर पर लागू किया जाए। मतलब जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। ठीक है, तो यहीं से आर्टिकल 370 के मामले ने तुल पकड़ लिया है। आप सबको पता ही है कि कभी असंभव से दिखने वाला आर्टिकल 370 है, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो कभी संविधान से हट भी सकता है, उसको कभी हटाया जा सकता है। लेकिन कहिए कि एक बहुत बड़ा एप्रिसिएशन का काम किया है मोदी गवर्नमेंट ने, जिसने असंभव से दिखने वाला कार्य को संभव करके दिखा दिया। ये सारी घटना कैसे घटी, आर्टिकल 370 क्या है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट उसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ लेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये सब घटना कैसे घटी, घटनाक्रम क्या था। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, मीन्स विधानसभा का भंग होना। हुआ क्या कि जून 2018 में द बीजेपी विड्रॉ इट्स सपोर्ट टू द PDP लेड गवर्नमेंट। देखिए, जून 2018 में बीजेपी ने क्या किया कि अपना सपोर्ट जो था वो PDP वाली गवर्नमेंट से वापस ले लिया। उसके पहले क्या हुआ था समझिए, 2014 में जब अंतिम चुनाव हुए थे, जो लास्ट चुनाव हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, वो था 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और ऐसे में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो था PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर के एक गठबंधन की सरकार बनाई और यहाँ लीड करने लगे। ठीक है, और जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, वो PDP के हेड थी, यही मुख्यमंत्री थी। तो 2014 से लेकर के 2018 तक सब कुछ बहुत बढ़िया चला। ठीक है, लेकिन जून 2018 में क्या हुआ कि बीजेपी ने कुछ रीजन से अपना सपोर्ट वापस कर लिया और सपोर्ट वापस लेते ही इनकी सरकार गिर गई। ठीक है, और 18 जून को किया गया था, 18 जून को बीजेपी ने सपोर्ट वापस ले लिया और 19 जून को फाइनली जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी उनको इस्तीफा देना पड़ा। मतलब फिर जो वहाँ चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फाइनली सारे डिसीजंस आ गए वहाँ के गवर्नर के पास। ठीक है, और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे NN वोहरा। ठीक है, NN वोहरा। तो NN वोहरा ने क्या किया कि जून 2018 से लेकर के नवंबर 2018 तक जो विधानसभा थी उसको सस्पेंड रखा। सस्पेंड मतलब क्या होता है कि विधानसभा को भंग नहीं किया गया, बट उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं थी और वहां पर सब कुछ गवर्नर के अंदर था। अब समझिए, इसी बीच नवंबर 2018 में एंट्री होती है सत्यपाल मलिक की, नए गवर्नर की, और सत्यपाल मलिक ने जैसे ही कार्यभार संभाला उसके बाद नवंबर 2018 में उन्होंने जो स्टेट असेंबली थी उसको डिसॉल्व कर दिया, मीन्स विधानसभा को भंग कर दिया। ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी अब सरकार बनाने की स्थिति में थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि विधानसभा को ही भंग कर दिया और वहां पर फिर गवर्नर रूल लग गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक बात कि जम्मू कश्मीर में उनका एक अलग संविधान है, वही आर्टिकल 370 के अंडर। तो अलग संविधान, उनका संविधान ये कहता है कि वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगते, वहां पर लगता है गवर्नर रूल, मीन्स राज्यपाल शासन लगता है, ना कि राष्ट्रपति शासन। और जम्मू कश्मीर का जो संविधान था अपना, उसका आर्टिकल 92 ये व्यवस्था करता है कि राज्य में राज्यपाल शासन लगेगा, ना कि राष्ट्रपति शासन, जो कि 6 महीने तक के लगाया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के परामर्श के बाद। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जब अनुमति मिल जाती है तो ही राज्यपाल शासन लगता है। ठीक, फर्दर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन बस वही है कि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ही इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हुआ ये
कि जब नवंबर 2018 में यहाँ पर लग गया गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल एक ही है। बस ये अंतर यही समझिए कि चूंकि उनका अपना एक संविधान है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उस संविधान में ये बोला गया है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग करके वहाँ पर राज्यपाल शासन लगेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में डायरेक्ट कंट्रोल होता है राष्ट्रपति के पास, जबकि यहाँ जो कंट्रोल होता है किसके पास होता है? गवर्नर के पास। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर के केस में, राज्यपाल शासन में। अब देखिए बात ऐसी होती है, इसी बीच दिसंबर 2018 आता है और फाइनली वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल या कह लीजिए गवर्नर रूल लगा दिया जाता है। गवर्नर रूल लगने के बाद उसको फर्दर एक्सटेंड भी किया जाता है जुलाई 2019 तक। मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही गवर्नर रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है बट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब समझिए, अब क्या रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये क्या है? रिवोकेशन का मतलब होता है ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ सम डिसीजन या सम लॉज, उसे कहते हैं रिवोकेशन। तो हुआ क्या कि 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्रोगेटेड मतलब कहता है इनवैलिड, है ना, अमान्य। 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 था उसको अमान्य घोषित कर दिया गया हमारे पार्लियामेंट के द्वारा। ये घोषणा कर दी गई कि अब आर्टिकल 370 संविधान का हिस्सा नहीं है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 370 में था क्या? देखिए आर्टिकल 370 जो है ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग, बट उससे कुछ बेसिक बात जान लेंगे कि आखिर आर्टिकल 370 का इतना ज़्यादा विरोध क्यों किया जाता था। तो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। ठीक है, मतलब आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे। और प्रोविजंस क्या क्या थे समझिए। आर्टिकल 370 में कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए थे, कुछ ऐसी बातें शामिल थी जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का होकर के भी भारत का नहीं था। जैसे क्या प्रोविजन था यहाँ पर? सबसे पहला था इट अलाउज स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये आर्टिकल 370 ये अलाउ करता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका एक अलग संविधान होगा। और जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना अलग संविधान था, उनका एक अपना अलग फ्लैग था, समझ रहे? इसके अलावा उनका अपना नियम कानून था, भारतीय नियम कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, उनका नियम कानून कुछ अलग था, अपना संविधान था, अपना फ्लैग अलग था, फिर अपना एक अलग सिटीजनशिप था उनका वहां का। एक भारतीय नागरिक तो वो थे ही, इसके अलावा वो खुद अपने राज्य के भी नागरिक थे। डुअल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट चल रहा था जैसे कि यूएसए में होता है। जबकि बाकी सभी राज्यों में, भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर सिंगल सिटीजनशिप चलता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप भारत के भी नागरिक हैं और जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसके भी नागरिक हैं। जबकि जम्मू एंड कश्मीर के जो नागरिक थे उनको एक अलग से सिटीजनशिप दिया जाता था उस खास राज्य का। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति चाहे कि जम्मू कश्मीर में जाकर के कुछ जमीन खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, तो किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति वहां जाकर अपना प्रॉपर्टी, अपना जमीन वगैरह खरीद नहीं सकते थे। इसके अलावा क्या प्रोविजन था कि सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट। देखिए प्रोविजन ये भी था, जो केंद्र सरकार है वो वहां पर आर्टिकल 370 जो कि हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, तो वहां इंपोज नहीं कर सकती थी। भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। आर्टिकल 350 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, जबकि आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आज तक देश में कुल 3 बार लगाया गया है। पहला लगाया गया था 1962 में ड्यूरिंग इंडो और चाइना वॉर के टाइम में। दूसरा लगाया गया 1971 में इंडो पाक वॉर के टाइम में। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस टाइम लगाया गया। और तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी ने ये कह के लगाया था कि भारत में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जो है वो खतरे में है, इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी उस टाइम, जिस पर काफ़ी बहस भी छिड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट का इससे कुछ अलग निर्णय भी आया इस पर। कभी हम लोग उसमें बाद में बात करेंगे हम लोग में। लेकिन ये समझते हैं कि नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लगाया गया है। प्रेसिडेंट रूल की बात करूँ तो प्रेसिडेंट रूल कई बार अलग अलग राज्यों पर लगाया गया है और इसका कई बार मिसयूज भी किया जाता था पहले, हालांकि अब तो चीज़ें धीरे धीरे कम हो गई हैं। इन कई बार प्रेसिडेंट रूल अलग अलग राज्यों पर लगाया जा चुका है। 360 की बात करूँ, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो आज तक भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि इनकेस अगर भारत में कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए तो उस केस में आर्टिकल 370 के कारण जम्मू एंड कश्मीर पर वो चीज़ इंपोज नहीं होता, मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया नहीं जा सकता था। तो ये सारे प्रोविजंस थे आर्टिकल 370 में, और इन सब की वजह से कश्मीर के लोग, या कह लीजिए कि जम्मू कश्मीर या कश्मीर के लोग
भारत का होके भी भारत के नहीं थे, इसलिए इसका हटाना बहुत जरूरी था। और ये मैं कहूंगा कि मोदी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव अगर कोई कदम है तो 370 का हटाना ही है ना। क्योंकि इसमें व्यवस्था ऐसी थी कि आप भारत के हैं लेकिन भारतीय कानून आप पे लागू नहीं होंगे, आपके लिए अलग नियम कानून रहेगा, आपका संविधान अलग होगा, आपका राष्ट्रीय ध्वज अलग होगा। तो ऐसे में चाह करके भी शेष भारत के लोग जम्मू कश्मीर से आंतरिक रूप से नहीं जुड़ पाते थे। तो ये कैसी व्यवस्था है कि सभी पूरे देश के लिए कुछ अलग नियम कानून, लेकिन एक खास जो स्टेट है उसके लिए कुछ अलग नियम कानून, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। इसलिए इसका हटाया जाना बहुत जरूरी था। और ये एक ऐसा काम था जो बिल्कुल नामुमकिन सा दिखता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट की सूझबूझ ने, उनके सारे स्टेप्स ने फाइनली ये असंभव से दिखने वाले काम को संभव करके दिखा दिया है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, बट अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया वाकई कमाल का काम किया है इस पार्टिकुलर सेक्टर में, आर्टिकल 370 को हटा करके। आगे बात करते हैं। तो क्या हुआ कि 5 अगस्त को फाइनली आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया और 9 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, ठीक है, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया एंड लद्दाख को, ठीक है, एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले ये सब एक ही राज्य में शामिल थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बट अब जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक अलग सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। साथ में ये व्यवस्था की गई कि जम्मू एंड कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक सेपरेट विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगी। ये व्यवस्था की गई, ठीक है। ये उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस टाइम से अब तक सवाल यही था कि विधानसभा तो है बट वहां चुनाव कब होंगे। तो अब मामला देखिए कैसे आगे बढ़ा। 14 मार्च 2020 को द 3 मेंबर डिलिमिटेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड। एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया 14 मार्च 2020 को। ये परिसीमन आयोग क्या है ये समझिए। परिसीमन का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी राज्य में या देश में चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण करना, है ना। जो चुनावी क्षेत्र होते हैं, कंस्टिट्यूएंसी होती है, उसका निर्धारण करना कि किसी क्षेत्र में कितनी कंस्टिट्यूएंसी होगी, कितने चुनावी क्षेत्र होंगे, उसका निर्धारण करना, इट्स कॉल्ड परिसीमन, ठीक है। तो परिसीमन आयोग जो है उसका काम क्या था, एक 3 मेंबर का परिसीमन आयोग बनाया गया और उसका काम था कि आप जल्द से जल्द ये रिपोर्ट दें कि जो नया यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ पर कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे, ठीक है। ये बात का निर्धारण करना था परिसीमन आयोग को, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पर कितने होंगे, ठीक है। तो ये काम दिया गया किसको, परिसीमन आयोग को 14 मार्च 2020 को। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष थे। क्यों किया गया, फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है उससे जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा था, लद्दाख विधानसभा की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कितने सीटों पर लड़ी जाएगी, कितने चुनावी क्षेत्र होंगे वहां पर, इस बात का निर्धारण करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया, डिलिमिटेशन आयोग यहां पर। इस बीच क्या हुआ कि अगस्त 7 2020 को मनोज सिन्हा अपॉइंटेड एज एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पहले गवर्नर चलते थे, लेकिन चूंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है तो जहां यूनियन टेरिटरी होते हैं वहां पर एलजी होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है बट फिर भी वहां कौन है, एलजी है। यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा की व्यवस्था की गई है वहां पर एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो पहले गवर्नर थे, है ना, सत्यपाल मलिक। उसके बाद अब चूंकि यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर, तो 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। इसी बीच 2020 में वहां पर लोकल इलेक्शंस कराए गए, लोकल गवर्नमेंट के, है ना, इसको बोलते हैं डीडीसी इलेक्शंस। अब समझ लीजिए कि जैसे यहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है उसके इलेक्शंस होते हैं, ठीक वैसे ही वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है डीडीसी, तो उसके इलेक्शन कराए गए 2020 में। डीडीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है, यहाँ कोई पार्टिकुलर पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, बट यहाँ पर जो डीडीसी इलेक्शन हुए उसमें अलग अलग पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती है। इस चुनाव में पीएजीडी
जो कि एक अलायंस थी, अलग अलग पार्टियों ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया था, एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था PAGD, पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन, है ना। तो उसे टोटल 110 सीट मिले और ये चुनाव जीत गई, जबकि बीजेपी को 75 सीट्स मिले। तो ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी, लेकिन चुनाव अल्टीमेटली जीता किसने? PAGD ने, जो कि अलग अलग पार्टियों का एक अलायंस था, जिसमें आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKNC भी शामिल थी, कांग्रेस भी थी, PDP वगैरह भी पार्टी थी। तो वो सब साथ में चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, मिलकर 110 सीट लाया और चुनाव जीत गए, जबकि बीजेपी ने अकेले 75 सीट हासिल किया। अब देखते हैं, जो परिसीमन आयोग है उसका रिपोर्ट आया 5 मई 2022 को। 14 मार्च 2020 को इसका गठन किया गया था और इसने लगभग 2 साल के बाद अपना रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर किया, ठीक है। और अपने रिपोर्ट में इसने ये बताया कि देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ये है जम्मू कश्मीर का, और इधर पूरा का एरिया है वो है लद्दाख। तो ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है और ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। तो परिसीमन आयोग ने बताया कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें टोटल सीटों की संख्या होगी 114, जिसमें 24 सीट जो होगी वो रिजर्व होगा POK के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व होंगी, ताकि भविष्य में, जैसे अभी वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जिस दिन हमारे अंदर आ गया, जिस दिन हमारे अधिकार क्षेत्र में आया, उस दिन वहां भी इलेक्शन कराए जाएंगे। तो उसके लिए 24 सीटों का निर्धारण किया गया है। अंततः है तो हमारा ही, भले अभी उस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा करके रखा हुआ है, बट एक दिन आएगा जब उसे हम हासिल करेंगे, और जिस दिन हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा उस दिन वहां भी इलेक्शन होंगे, वहां पर 24 सीटों पर इलेक्शन किया जाएगा POK में। तो टोटल सीटों की संख्या होगी 114, जिसमें POK के लिए सीट है निर्धारित किए गए हैं 24। देखिए ये एरिया देख रहे हैं आप लोग। अगर मैं कश्मीर तक की बात करूं तो इधर का जो क्षेत्र है ये सब आता है POK वगैरह में, ठीक है। ये एरिया है, मतलब ये जो क्षेत्र आ गया आपका, इतना आ गया POK का एरिया में, ठीक। बाकी इधर रीजन तो है सब लद्दाख का क्षेत्र बन गया है अभी, जितना क्षेत्र बना हुआ है इधर सब लद्दाख के अंडर आता है। अच्छा, जब हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो एक चीज और पढ़ सकते हैं हम लोग कि देखिए, जितना ग्रीन वाला एरिया है ना, ये है आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और रेड वाला एरिया जो है वो है अक्साई चीन, इस पर चाइना कब्जा है, और इधर पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो भारत कंट्रोल में जो एरिया है वो यहाँ तक ही है एक्चुअल में। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर जो चाइना के साथ हमारा जो लाइन है, जो जिस पे क्षेत्र चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये व्यवस्था की गई कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें होंगी, और कुल सीटों की संख्या 114। तो 114 में अगर 24 चले गए तो बाकी बचे 90 सीट। तो 90 सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। 24 सीट जो है वो रखा गया है फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर में जब हमारा उस पर अधिकार होगा तो उसमें भी हम लोग 24 सीटों पर चुनाव कराएंगे। तो सीट बच गया अब 90। तो 90 सीटों पर इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें 43 सीट्स है वो है जम्मू के लिए, और 47 सीट जो है वो है कश्मीर के लिए, ठीक है। साथ ही चूंकि अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है, तो इस बार रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें SCs के लिए 7 सीट रिजर्व किए गए हैं और STs के लिए 9 सीट रिजर्व किए गए हैं। तो ये पूरा मामला था जम्मू एंड कश्मीर का। और एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया, वाकई वो एक ऐतिहासिक कदम है, एक ऐतिहासिक फैसला है। और अब तक इंतजार और अब तक यही बातें चल रही थी। देश के कई ऐसी पार्टियां हैं और कई लोगों ने ऐसा कहा कि जो 370 हटाया गया वो बिल्कुल असंवैधानिक है, वो संविधान के अनुसार नहीं है, और इसी बात को लेकर कई लोगों ने केस कर दिया था और मामला पहुंच चुका था सुप्रीम कोर्ट के पास। अब इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कि सुप्रीम कोर्ट का किस पे क्या डिसीजन आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखिए कि आखिर क्या हुआ। फाइनली 11 दिसंबर 2023 को, है ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज कॉन्स्टिट्यूशनल। बहुत बड़ी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो 370 को हटाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल सही निर्णय है, वो बिल्कुल संवैधानिक है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जल्द से जल्द वहां पर चुनाव की व्यवस्था करें, विधानसभा चुनाव की जल्द से जल्द व्यवस्था वहां पर की जाए। और उसके लिए लास्ट जो डेडलाइन दे दिया उन्होंने, वो दे दिया 30 सितंबर 2024। तो 30 सितंबर 2024 से पहले पहले वहां चुनाव हो जाने चाहिए, विधानसभा चुनाव वहां हो जाने चाहिए, इस बात को इन्होंने कहा। हमारी भारत की स्थिति ऐसी है ना कि यहां पर हम लोग जात पात धर्म इसी चीजों को लेकर लड़ते रहते हैं।
कभी एकजुट नहीं हो पाते। अब हमारा आर्टिकल 370 का ही किस्सा सुन लीजिए। यहां पर हर एक भारतीय को इसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ भारतीय ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। हर पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ पार्टियों ने इसका भरपूर विरोध किया। ऐसे में देश कैसे चलेगा? जब आपसी एकता ही ना हो तो कैसे चलेगा? सब बोल रहे हैं केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया, केंद्र सरकार ने वैसा कर दिया। अरे अगर आपस में ही लड़के रह गए ना तो देश का बंटवारा तो तय है, जो एक बार पहले हो चुका है, और फिर भी और बांटना है तो लड़ते रहिए। इससे बड़ी एक अच्छी लाइन है, कहते हैं कि नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, यह हम सबका वतन है संभालो इसे संभालो इसे। और यही वो टाइम है जब हमें अपने देश को संभालना है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है वो क्या है? एकजुटता, यूनिटी। सभी लोग हम लोग छोटे छोटे फैसलों में एक साथ ना रहे, भारत कैसे चलेगा? और मैंने पहले कहा है कि मैं किसी एक पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती है तो उसके लिए उसका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या काम किए नहीं किए उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जो ये काम किया, आर्टिकल 370 को हटा दिया संविधान से, वो वाकई ऐतिहासिक कदम है उनका। और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इतना साहस जुटा पाना सभी नेताओं के लिए पॉसिबल नहीं है, सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, और इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसला लिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा वो फैसला बिल्कुल सही था। तो संविधान से आर्टिकल 370 को जो हटाने का निर्णय था उसे बिल्कुल सही ठहराया गया हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले यहाँ विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली वहां पर इलेक्शन डेट डिक्लेयर कर दिए हैं। जो इलेक्शन डेट डिक्लेयर किया गया है वो है 18th एंड 25th ऑफ सितंबर 2024। 18 और 25 सितंबर को वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, और फाइनली जो रिजल्ट आउट होगा वो होगा आपका 4 अक्टूबर को। ठीक है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर से पहले पहले हो जाना चाहिए, देखिए सितंबर खत्म होने से पहले पहले इलेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है। अब फिर से एक बार बात करते हैं इनके मैनिफेस्टो की। देखिए जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 को फिर से रिस्टोर करेंगे, तो इन्होंने जो मैनिफेस्टो में दावा किया है वो क्या क्या इन्होंने प्रॉमिस किया है? पहला, दे विल ट्राई टू रिस्टोर आर्टिकल 370 एंड 35A। देखिए सबसे पहले उन्होंने दावा यही किया है कि अगर इनकी सरकार बनती है, अगर इनकी पार्टी जीत करके आती है, तो सबसे पहले काम ये करेंगे कि आर्टिकल 370 को और 35A को फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे, फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात की गई है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा। इन्होंने ये भी बात किया है कि ये कोशिश करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बना दिया जाए, स्टेटहुड मिल सके उसको। अभी जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। उसके बाद बात की गई है डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन कश्मीर इशूज। यस, उन्होंने ये भी बोला है कि जो भारत और पाकिस्तान का जो वार्तालाप है कश्मीर इशूज पर उसको लोग इंकरेज करेंगे ताकि सबको समाधान निकल सके। रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यस, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, है ना, हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जेलों में बंद कर दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे स्पेशली यूथ, उनको लोग रिलीज कर देंगे जो कि अभी भी जेलों में बंद है। फिर इन्होंने बात की है रिपील ऑफ द पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA। यस, इन्होंने ये भी कहा है जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसको लोग फिर से समाप्त कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, इसकी बात की गई है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट प्रिवेंटिव डिटेक्शन पे काम करता है। प्रिवेंटिव डिटेक्शन मतलब मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई नेता है या कोई लीडर है वो कुछ क्राइम कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति जो है वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है, तो ऐसे में उसके क्राइम करने से पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो क्राइम ना हो सके। समझ रहे बात को? सिर्फ शक के आधार पर, ताकि वो कोई क्राइम ना कर सके, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये है प्रिवेंटिव डिटेक्शन। तो मैनिफेस्टो में बात की गई है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को भी खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद बात की गई है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर पंडित्स। यस, अक्सर इस पर बात चलती है कि कश्मीर पंडितों के लिए क्या किया गया। तो इन्होंने वादा किया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बुलाया जाएगा वापस और उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। और लास्ट में न्यूमरस फ्री बीच सच एज फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर फैसिलिटीज, जॉब्स एक्सेट्रा, कई सारे ऐसे लुभावने वादे इन्होंने किए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इनकी ओर आकर्षित हो सके। जैसे कि इन्होंने क्या कहा है
कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अप टू 200 यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा वाटर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। इसके अलावा 1 लाख जॉब क्रिएट किया जाएगा, 1 लाख जॉब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और कई सारे अदर डेवलपमेंटल वर्क्स भी किए जाएंगे। तो ये सब इनके मैनिफेस्टो की मुख्य बातें थी जो आपको बता दी गई हैं। और अगर आर्टिकल 370 के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इसका इतिहास क्या था, कब लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, किन परिस्थितियों में इसको लागू किया गया भारत पर, और कैसे हम इसके फिर से हटा दिया गया, और अभी की क्या स्थिति है, इन सब के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आपने कमेंट किया तो, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। कहीं अगर कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि मैं उस पर और अच्छे से वर्क कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।